हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान क्लास 10th के जो प्रथम चैप्टर अपना चल रहा है उस चैप्टर में हमने कल सीखा विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या था, जिसमें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी पर थे तो हम इस प्रकार के निकाय को द्विध्रुव कह रहे थे। इस द्विध्रुव के कारण एक इम्पॉर्टेंट भौतिक राशि हमने सीखी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है Q × 2a। आज हम ये सीखेंगे कि द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। किसी भी द्विध्रुव के कारण या किसी भी बिंदु आवेश के कारण यदि हमें तीव्रता ज्ञात करनी है किसी बिंदु पर, तो हम कूलाम का नियम तथा अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके अक्षीय बिंदु पर ज्ञात करेंगे और उसके बाद निरक्षीय बिंदु लेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से जानते हैं और एक से अधिक आवेश यानी आवेशों का निकाय या बहुल आवेश हो तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। तो इसी का उपयोग करते हुए हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं ये एक द्विध्रुव है। मान लिया कि यह एक द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a ले लेते हैं। ये पूरी अक्षीय रेखा है, ये अक्ष है। हमें इसी अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि इस जगह पर एक बिंदु P है जहां मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P कहाँ है, कितनी दूरी पर है? तो इसके लिए मैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी मान लेता हूं, दूरी r है। वास्तव में यही प्रश्न है कि किसी द्विध्रुव जिसमें -q और +q आवेश जिनके बीच की दूरी 2a है, इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर जब तीव्रता ज्ञात करनी है तो पहले मैं इस आवेश के कारण ज्ञात करूंगा, फिर इस आवेश के कारण ज्ञात करूंगा और दोनों का योग प्राप्त करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं लेता हूं A पर रखे -q आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब हम सिर्फ इस -q आवेश और बिंदु P को देखेंगे और जब देखेंगे तो ये बिंदु आवेश के कारण P पर तीव्रता बनेगी, जिसे हम कूलाम के नियम से समझ चुके हैं। और ये जो डिस्टेंस बनेगी, दूरी, ये दूरी रहेगी r और 2a, तो ये दूरी हो गई आपके a, तो ये दूरी बनी r + a। और फॉर्मूला है कि q/r², मतलब r का मतलब दूरी, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर दूरी r + a है, तो हम इसको लेंगे r + a²। बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि है। सदिश भौतिक राशि है तो हमें यहाँ ये दर्शाना होगा कि ये तीव्रता किस दिशा में प्राप्त होगी। चूंकि हम जानते हैं ऋणात्मक आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर, ऋणावेश की ओर होती है और इसलिए ये तीव्रता आप इस दिशा में प्राप्त होगी। इस तीव्रता को मैं दिशा दे रहा हूं यहाँ पर P पर और इसका नाम रख रहा हूं E1। यही तीव्रता है और ये तीव्रता P से A की ओर है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं P A की ओर।
पी ए की ओर। ये पूरक परिमाण है और ये दिशा है। आप कैप लगा के भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बी पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता ज्ञात करें। तो ये बिंदु बी है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें ये डिस्टेंस चाहिएगी और ये डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक की दूरी r है और ये दूरी a है। मध्य बिंदु है 2a दूरी, मध्य बिंदु, तो ये दूरी a। तो r में से a घटा देंगे तो ये दूरी आएगी r माइनस a। अतः इस तीव्रता का नाम मैं E रखूं तो हमें E2 रखूं तो हमें तीव्रता प्राप्त हो रही है KQ बाई आर स्क्वायर, एंड r की जगह मैंने लिया r माइनस a होल स्क्वायर। ये तीव्रता प्राप्त हुई। लेकिन इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, इस तीव्रता की दिशा कौन सी होगी? तो ये धनावेश है और धनावेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होती है और इसलिए ये तीव्रता इस दिशा में हमें प्राप्त होगी, ये दिशा, और इसको मैं नाम दे रहा हूं E2। बच्चों, तो दिशा होगी जिसे हम लिखेंगे P से किसी बिंदु की ओर, या आप लिखते हैं इसे B से P की ओर, BP की ओर। विचार करें कि बिंदु P पर इस आवेश के कारण तीव्रता इस दिशा में है और इस आवेश के कारण तीव्रता इस दिशा में है। दोनों तीव्रताएं परस्पर विपरीत दिशा में हैं। अतः जब हम बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें इन दोनों तीव्रताओं का अंतर लेना होगा। जबकि अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएं तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कह रहा है, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तीव्रता से P पर परिणामी तीव्रता दोनों आवेशों के कारण पृथक पृथक तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी, E1 प्लस E2। बच्चों, परंतु हम यहां देख रहे हैं कि यहां E1 इज लेस देन E2 और E2 अधिक होगी क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश इसके निकट है। इसलिए इस तीर को थोड़ा सा बड़ा करके दर्शाया है ताकि चित्र से ही समझ में आ जाए। और ये दोनों तीव्रताएं परस्पर विपरीत दिशा में है, इसलिए तथा E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशा में है, विपरीत हैं। अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1 लिखी जाएगी। परिमाण देखें तो E मान रख दें हम, तो E बराबर E2 की वैल्यू KQ बाई R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ बाई R प्लस A होल स्क्वायर। अब इसे बस खाली सॉल्व करना है। तो बच्चों, E बराबर KQ टेकन कॉमन 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो E बराबर KQ, ये हो गया R माइनस A होल स्क्वायर R प्लस A होल स्क्वायर। ये एलसीएम है, इसका भाग लगेगा तो ये कट जाएगा, R प्लस A होल स्क्वायर रह जाएगा, जिसको अंश से गुणा करेंगे तो ये आएगा R प्लस A होल स्क्वायर माइनस सिमिलरली R प्लस A का भाग लगेगा तो R प्लस A कटेगा और R माइनस A का होल स्क्वायर रहेगा, 1 से गुणा करने पर आएगा R माइनस A होल स्क्वायर। अब बच्चों,
E बराबर के क्यू। अब आप इसको ब्रैकेट हटाएं और सॉल्व करें। तो ब्रैकेट हटाने पर a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, थोड़ा ध्यान रखें, चिन्ह बदलेगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये भी आपस में गुणा हो जाएगा, स्क्वायर होल स्क्वायर दोनों पर है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों चिन्ह माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2ar और माइनस माइनस प्लस 2ar दैट इज 4ar हो गया। तो ये बन गया E बराबर के क्यू और इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तीव्रता आ गई। थोड़ा इसे और सरल करें, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं किसी द्विध्रुव के कारण, और द्विध्रुव में जो सबसे इंपॉर्टेंट राशि है वो द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अगर ये सूत्र आघूर्ण के रूप में लिखा जा सके तो हम उसे लिखेंगे। तो इसे लिखने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, E बराबर के क्यू इंटू 4ar के दो भाग करूं तो 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ Q इंटू 2a बराबर P है, जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। बच्चों ये बना E बराबर के P इंटू 2r अपॉन दिस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये देखें कि जो द्विध्रुव है, जो कि परिभाषा अनुसार है कि दो समान व विपरीत आवेश अत्यल्प दूरी पर हों, और अत्यल्प दूरी जो है प्राकृतिक द्विध्रुवों में वो 10 की घात -15 मीटर है, यानी इनके बीच की जो दूरी है 2a अत्यल्प है। अब यहाँ चूंकि a अत्यल्प है और स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगी वो वैल्यू a स्क्वायर, जबकि r का मान a से अधिक होगा, और r स्क्वायर का मान तो a से बहुत अधिक होगा। ये स्थिति होने के कारण हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से घटाएंगे तो हमें ए स्क्वायर को नगण्य मान लेना चाहिए। तो यह लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, लगभग बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि ये नगण्य हो गया। तो E बराबर KP इंटू 2r अपॉन, इसको नगण्य मान लिया, आर स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4, और एक आर कट गया, तो E बराबर बच्चों 2p। अब मैं इसको k को उसके फॉर्म में लिख दूं 1/4πε0 एंड r क्यूब। बच्चों ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु पर है। अब आप इसको देखें तो ये द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर इसे मैं सदिश रूप में लिखूं तो सदिश रूप में इस प्रकार लिखेंगे, सदिश रूप में लिखूं तो ये बनेगा बच्चों E सदिश बराबर 2p 1/4πε0 r क्यूब। तो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखानी होगी, और दिशा पर विचार करें। इस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा ये E2 है, और इस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा E1 है। यहाँ E2 का मान E1 से अधिक है, इसलिए परिणामी तीव्रता जो आ रही है E2 माइनस E1 आ रही है। हमने यहाँ E2 माइनस E1 किया है, तो परिणामी तीव्रता जो आ रही है वो E2 की दिशा में आ रही है, और E2 जो है इस दिशा में होगा
जो कि -q से +q आवेश यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा। तो मैं यहाँ पर इसको p कैप लिख सकता हूँ, p कैप लिख सकता हूँ। और ये जो p है ये परिमाण है, और इसलिए इन दोनों को मिला के हम परिमाण और एकांक सदिश इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं कि E बराबर 2p सदिश अपॉन 4πε0 r3। ये बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु पर प्राप्त हुई। यहाँ हमें दो बातें समझनी चाहिए। पहली बात तो जो आपने समझी कि तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है अक्षीय बिंदु पर। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है E व्युत्क्रमानुपाती r3। आप तीव्रता पर विचार करें। जो हमने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करी थी वो तीव्रता हमें प्राप्त हुई थी E व्युत्क्रमानुपाती r², यानी जो तीव्रता थी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी, लेकिन यहाँ तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों में ही बात यही है कि दूरी बढ़ने पर तीव्रता घटेगी, लेकिन ये क्या व्यक्त कर रही है कि दूरी बढ़ने पर तीव्रता तेजी से घटेगी, बिंदु आवेश की तुलना में तीव्रता तेजी से घटती है। और अगर इसका आरेख बनाएंगे तो आरेख फिर वक्रीय ही प्राप्त होगा, जो आप जानते हैं। इस तरह से आरेख दिया है, ये r के साथ है, ये E है। आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। बच्चों, इसके बाद जो हम अगला टॉपिक ले रहे हैं वो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर नहीं होकर अब हम लेंगे निरक्षीय बिंदु पर। निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता। क्या तात्पर्य है? अक्ष और निरक्ष आपने समझ रखा है। ये मान लेते हैं कि एक ऋणात्मक आवेश -q जो कि A पर है और ये B पर +q आवेश है। नीचे लिख दूं मैं, ये इसका मध्य बिंदु। निरक्ष क्या है? निरक्ष है अक्ष के लंबवत केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली ये रेखा जो है ये कहला रही है निरक्ष। अब हमें जो बिंदु लेना है, हमें ये बिंदु निरक्ष पर कहीं लेना है। तो मैं अक्ष के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूं। मुझे इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरफ भी ले सकते थे, नीचे भी। निरक्ष के किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्रश्न हमारा जो है वो ये है कि किसी द्विध्रुव के निरक्ष पर केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और पहले हमने जो अक्षीय बिंदु पर किया था उसमें भी हमने दूरी r ली थी, लेकिन वो अक्षीय बिंदु पर ली थी। अब इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो कंसेप्ट वही है, कूलाम का नियम प्लस अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इस A के कारण -q आवेश के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर B पर स्थित +q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे और उनका सदिश योग प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब A के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे तो मैं लिखूं A पर स्थित -q आवेश के कारण, q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम दे दूं E1, फॉर्मूला है वही kq/r²। अब हमें यहाँ r पर विचार करना है। r मतलब है, सामान्य सूत्र में बिंदु आवेश के कारण था तब तो r² था। r का मतलब था उस बिंदु आवेश और जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच की दूरी। तो हमें ये दूरी लेनी होगी, ये दूरी। अब ये दूरी कितनी है? इस दूरी को हम
कैसे निकालें, तो विचार करें, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी है दोनों आवेशों के, तो 2a है और ये बन गई आपके a। निरक्ष है, लंबवत है, इसलिए ये विकर्ण बन गया इस ट्राइंगल का। और हम बोधायन प्रमेय का उपयोग करके ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिखूं त्रिभुज AOP में बोधायन प्रमेय से AP स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दैट इज स्मॉल r स्क्वायर। हमें ये डिस्टेंस चाहिए AP और स्क्वायर KQ बाई R स्क्वायर। R मीन्स दिस डिस्टेंस AP एंड उसका स्क्वायर जो है फॉर्मूले में ही है। तो हमें ये बोधायन प्रमेय से सीधे सीधे मिल गया। तो मैं लिखूं E1 बराबर KQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट AP स्क्वायर हमने ज्ञात किया है। अब फिर वही बात कि तीव्रता की हमें दिशा ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि जब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो उन्हें योग करने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि ऋणावेश के कारण जो तीव्रता होती है इस बिंदु पर वो ऋणावेश की ओर अंदर की ओर होती है, और इसलिए ये तीव्रता इस दिशा में प्राप्त होगी। बच्चों, इस तीव्रता को मैं नाम दे रहा हूं E1। अब इस आवेश के कारण तो लिखूं B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तरह से नाम दे रहा हूं E2 बराबर KQ बाई R स्क्वायर। अब की जो हमारी डिस्टेंस रहेगी वो ये डिस्टेंस रहेगी, और पुनः आप देखें तो ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस A, और फिर वही जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जिसकी वैल्यू आएगी वो √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगी, AP स्क्वायर, और यही वैल्यू होगी आपके BP स्क्वायर, P से P स्क्वायर की। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, तो ये आई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी दिशा पर विचार करें तो E2 की जो दिशा होगी, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर दिशा धनावेश है, बाहर की ओर होगी, और इसलिए हम इस पर दिशा जो दिखाएंगे वो इस दिशा में दिखाएंगे, ये दिशा। थोड़ा दिशाओं को गहरी करके दिखाऊं, ये E2 दिशा। अब यहाँ पर हम चूंकि माइनस आवेश प्लस Q आवेश का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो दिशा आप दिखा दें P से A की ओर, ऋणावेश के कारण तो P से A की ओर, PA की ओर, और इस आवेश के कारण दिशा है वो B से P की ओर है, तो आप लिख दें BP की ओर। अब आप देखें यहाँ E1 और E2 समान हैं परिमाण में, यहाँ E1 का परिमाण बराबर E2 का परिमाण समान है, वैल्यू सेम है। हमें इन दोनों का योग प्राप्त करना है। क्योंकि P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों का हमें सदिश योग करना होगा। अब दोनों तीव्रताओं का योग करने के लिए या तो हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएं, अन्यथा हम इसे दो घटकों में वियोजित करके योग प्राप्त करें। और दो लंबवत घटकों में वियोजित करना आपने 11th में सीखा है, और जिसमें सिंपल बात क्या है कि वियोजित इस प्रकार से करना है कि दोनों घटक उस लंबवत हों और ये बीच में रहे। तो E1 के जब दो घटक करेंगे तो दो लंबवत घटक इस प्रकार हम ले रहे हैं, एक घटक ये रहा और दूसरा घटक ये रहा। E1 के ये दो घटक हैं बच्चों। अब यहाँ जब हम घटकों में वियोजन करेंगे तो हमें कोण की आवश्यकता होगी, और उसके लिए मैंने सबसे पहले मान लिया कि जो बिंदु P है वो इस A आवेश से थीटा कोण पर स्थित है। और आप देखें तो यहाँ पर एकांतर कोण बनेगा, तो ये कोण भी थीटा ही होगा, थीटा ही होगा। और वियोजन करते समय आपने सीखा है थीटा से लगती भुजा cos थीटा होगी, E1 cos थीटा,
और थीटा के सामने वाली भुजा बनेगी जो है साइन थीटा। तो E1 साइन थीटा। त्रिभुज से आपने सीखा है इसको कि कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे आएंगे। इसी प्रकार E2 को भी दो घटकों में हम वियोजित करते हैं। यह है E2, दो लंबवत घटक। एक घटक इस दिशा में लेंगे, एक घटक बच्चों इस दिशा में लेंगे और एक घटक इस दिशा में लेंगे। पुनः आप विचार करें, ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा ही होगा और ये दोनों समांतर रेखाएं और उसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार ये कोण जो बनेगा थीटा, तो ये भी कोण थीटा होगा। फिर E2 का जो ये घटक होगा थीटा से लगती भुजा का, तो ये बन गया E2 cos थीटा और ये घटक बना E2 sin थीटा। अब आप यहाँ विचार करें कि हम E1 और E2 का योग प्राप्त करने की ही कवायद कर रहे हैं कि E1 और E2 का योग कैसे प्राप्त करें। या तो समांतर चतुर्भुज से कर लेते या इस विधि से हम कर रहे हैं। तो जब मैंने E1 और E2 का योग करने के लिए विचार किया तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे योग प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही इसे दो घटकों में वियोजित किया और इसे भी दो घटकों में वियोजित किया तो मुझे समझ में आया कि E1 और E2 दोनों के अक्ष के लंबवत घटक यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में है। तो ये यहाँ पर थ्योरी आएगी, ये यहाँ थ्योरी लिखी जाएगी। और चलिए मैं लिख दूं, यदि E1 व E2 को दो लंबवत घटकों में वियोजित करें तो दोनों तीव्रताओं के अक्ष के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा तथा अक्ष के अनुदिश घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा प्राप्त होंगे। बच्चों अब यहां आप देखें कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में है, साथ ही E1 और E2 परिमाण में समान है। तो E1 और E2 परिमाण में समान है, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी परिमाण में समान है और अतः ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो मैं लिखूं प्राप्त होंगे। यहां E1 sin थीटा व E2 sin थीटा समान व परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर निरस्त करेंगे या निरस्त होंगे। परंतु क्या E1 का अक्ष के अनुदिश घटक E1 cos थीटा और E2 का अक्ष के अनुदिश घटक E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो लिखूं यहां परंतु अक्ष के अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे या जुड़ जाते हैं। अतः P पर परिणामी तीव्रता हमें ज्ञात हुई, जो कि E परिणामी बराबर E1 cos थीटा
cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आप देखें E1 और E2 समान है, तो मैं E2 की जगह भी E1 लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा E बराबर या E बराबर E1 cos थीटा। ये भी E2 की जगह E1 लिख दूं तो E1 cos थीटा, और इसलिए 2E1 cos थीटा हुआ। अब ये परिणामी तीव्रता हमारे पास आ गई। अब मैं यहाँ पर E1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू रख देता हूं। तो cos थीटा की वैल्यू मैं चित्र से निकाल लूं, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जा सकता है, और इसलिए इस त्रिभुज में आप देखें तो cos थीटा क्या होगा, चित्र से यहां लिखूं, चित्र से cos थीटा बराबर, cos थीटा आधार बटा कर्ण, दिस इज आधार और ये रहा कर्ण। तो आधार है A, कर्ण है AP, जिसकी वैल्यू AP स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो AP की वैल्यू आ जाएगी रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रूट का मीन्स हाफ पावर है। कहते हम लिखेंगे E बराबर परिणामी तीव्रता बराबर 2E1, और E1 और E2 की वैल्यू सेम है। E1 की वैल्यू KQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो ये हुआ A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ। यहां आप देखें कि 2A इंटू Q, यहां फिर द्विध्रुव आघूर्ण हमें प्राप्त हो रहा है, तो मैं लिखूं यहां P बराबर Q इंटू 2A, जो कि द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये हुआ E बराबर 2A, तो इसमें गया Q, तो ये बन गया K इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पर पावर इसकी 1 है और ये हाफ पावर है, तो जो दोनों जुड़ गई, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये पावर हो गई 3/2। तीव्रता आ गई। लेकिन इन दोनों की तुलना कीजिए। ये कह रहा है आर स्क्वायर में ए स्क्वायर का योग करना है। ए जो कि द्विध्रुवों के बीच की दूरी का भी आधा है, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, आर का भी स्क्वायर कर दिया, आर बहुत अधिक है पहले से ही, और स्क्वायर कर दिया तो इनमें अंतर और बढ़ गया। तो मैं लिखूं यहाँ ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, अतः ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम सिंपल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः ई बराबर के पी पॉन आर स्क्वायर रहेंगे। ए स्क्वायर को हमने छोड़ दिया तो ये पावर 3/2, 2 to 2 कैंसिल, तो फिर बन गया ये 3 पावर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई P अपॉन, मैं K को अपने फॉर्म में लिख रहा हूं, तो 4πε0 R⁴, ये तीव्रता हमें प्राप्त। बच्चों फिर इसे हम सदिश रूप में लिखें, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो हमें विचार करना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कौन सी है। 4πε0 R⁴, जब घाते लगाते हैं तो वो परिमाण में लगा दी जाती है। जो दिशा कौन सी, विचार करें। E1 और E2 को जब हमने घटकों में वियोजित करके देखा तो हमें ज्ञात हुआ कि लंबवत घटक निरस्त हो रहे हैं और जो अक्ष के अनुदिश घटक हैं वो परस्पर जुड़ रहे हैं, और इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इस दिशा में प्राप्त हो गई। ये दिशा, इस दिशा यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश के
विपरीत है, और इसलिए मैं यहाँ पर दिशा बताने के लिए एकांक सदिश पी कैप का उपयोग कर रहा हूँ, जो कि माइनस पी कैप है, जो ये बताएगी कि तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। और ये परिमाण और एकांक सदिश मिलके इस तरह से लिखे जा सकते हैं, पी सदिश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू, और यहाँ पर ऋणात्मक। इस तरह से आपको ये विचार करना है कि जो निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता है वो तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता के विपरीत दिशा में है, जबकि अक्ष पर जो हमें तीव्रता मिली थी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में थी। तो पहला पॉइंट जो यहाँ विचार करने का था वो ये था। दूसरा पॉइंट हम चर्चा करेंगे, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। बच्चों, यहां हमने देखा कि पुनः जो निरक्ष पर तीव्रता है यहां E1/r³ है, जबकि बिंदु आवेश के कारण E व्युत्क्रमानुपाती r² था। इसका तात्पर्य वही है जो अक्षीय बिंदु के लिए हमने विचार किया था, और वो ये है कि तीव्रता जो है दूरी के साथ बिंदु आवेश की तुलना में तेजी से घटती है। और इसका आरेख यदि हम दें, उसमें भी दिया था, स्पेस कम था, तो यहाँ फिर देखें वही स्थिति प्राप्त होगी, तीव्रता तेजी से घटेगी, स्लोप इसका थोड़ा सा अधिक होगा। जो बिंदु आवेश के लिए हम आरेख बनाएंगे उसकी तुलना में यहाँ पर स्लोप अधिक होगा। बच्चों, अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर विचार करें। यहाँ जो अक्षीय बिंदु पर तीव्रता थी वो तीव्रता आ रही थी E अक्ष बराबर 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r³, और जो निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता प्राप्त हुई है वो मिली है हमें p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r³। तो एक तो अंतर जो था हमने देख लिया कि विपरीत दिशा में होती है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है, यहाँ पर ऋणात्मक था। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर 2p है और निरक्ष पर केवल p है, यानी अक्षीय बिंदु पर तीव्रता निरक्ष की तुलना में दुगनी होती है यदि हम समान दूरी की बात करें। अगर मैं केंद्र से अक्षीय बिंदु पर r दूरी पर तीव्रता पर विचार करूं और निरक्षीय बिंदु पर भी उतनी ही दूरी पर विचार करूं, तो निरक्षीय बिंदु की तुलना में अक्षीय बिंदु पर तीव्रता दोगुनी प्राप्त होगी समान डिस्टेंस के लिए। तो E अक्ष बराबर 2 × E निरक्ष। तो बच्चों, ये था अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। आपने इन दोनों टॉपिकों को समझा, आशा करता हूँ टॉपिक समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और रह गया है, वो है कि यदि किसी द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कुछ विशेष आंकिक प्रश्नों पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। आपने समझा, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही, और अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।